क्लास में ना इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस हुआ था आप लोग का। तो इफेक्ट हाँ ना, आज इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन पे आएंगे, लेकिन पहले आप ये याद दिला दें कि जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस क्लास में देखा था, वो था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू exert a force and that given by F equals to Q multiplied by E। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था और इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इसी को ना बेस बनाओ यार, इसी को बेस बना करके आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इफेक्ट फोर्स लगाने का है और फोर्स बराबर Q इंटू E है, तो क्यों ना इसी चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होगा तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज F ओवर Q, सेम फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्या डायरेक्शन है, उसके बारे में मतलब सारी जानकारी अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाले फोर्स के बारे में पता लगाओ। फोर्स अगर पता चल जाएगा तो फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। इस डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिफाइन करते हैं फोर्स ऑन द चार्ज, तो इसमें दो बातें कही जाती हैं। डिनोमिनेटर में जो स्मॉल क्यू है इसको हम टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं, जो कि बाय कन्वेंशन, डिनोमिनेटर में टेस्ट चार्ज वो बाय कन्वेंशन एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और दूसरा उस टेस्ट चार्ज को काफी स्मॉल वैल्यू का रखा गया है, छोटा वैल्यू का चार्ज, स्मॉल। चार्ज की कुछ डिफाइंड है कि इसकी कितनी रेंज होगी? नहीं, ये तो वर्ड्स में खाली कहा गया है कि स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो देखिए मतलब इसको यूज करो और सबसे पहले हम लोग नहीं, कोई लिमिट नहीं लगानी है, देखो वो सब खाली किताबी बातें हैं। अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिंपल सा रूल आप समझिएगा। मतलब ये देखो ना, अगर हम ये कह दें सपोज दैट पहला केस कि हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, मान लो एक पॉइंट चार्ज है जो कि कैपिटल Q है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस कैपिटल Q एक पॉइंट चार्ज है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने कोई दूसरा चार्ज प्लेस किया, वो भी पॉजिटिव है, प्लस ऑफ स्मॉल क्यू। तो कुलम्ब का ये कहना था, कुलम्ब ने ये कहा था कि प्लस क्यू और स्मॉल क्यू आपस में फोर्स लगाएंगे, जिस फोर्स की वैल्यू प्लस क्यू और स्मॉल क्यू जो आपस में फोर्स लगाएंगे उसकी वैल्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ है कि, बट बाद में कुलम्ब को रेक्टिफाई कर दिया गया। कुलम्ब को ये कहा गया कि ये जो फोर्स स्मॉल क्यू के ऊपर लग रहा है वो कैपिटल Q नहीं लगा रहा है इसके ऊपर, मतलब ये पार्टिकल इस पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगा रहा। ये जो फोर्स आप कह रहे हो ये फोर्स प्लस ऑफ कैपिटल Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर एग्जर्ट कर रही है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि यस सर, सो बिल्कुल ग्रेविटेशन के एनालॉग में ना, एनालॉग तो है, बट ये पॉइंट समझने में मतलब होता है कुलम्ब में और बाद में लॉरेंज में क्या डिफरेंस आया ना। कुलम्ब का कहना था कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, बाद में लोगों ने कहा कि भाई एक डिस्टेंस पर रखा हुआ पार्टिकल फोर्स नहीं लगा सकता, तो उसको फील्ड की थ्योरी पर लाना पड़ा कि ये पार्टिकल डायरेक्टली इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता, ये पार्टिकल एक अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के ऊपर ये वाला फोर्स एक्सर्ट कर रही है, मतलब दिस इज द फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड को तो Q इंटू E कहा गया है ना, इट इज Q मल्टीप्लाइड बाय E। तो अगर आप इस रिलेशन से इसको कंपेयर करें तो ये पूरा फैक्टर क्या बन रहा होगा, KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। कंपेयर करें अगर इसको और इसको आपस में कंपेयर, क्या बने E। मतलब हमको पहले ये बोलना है कि ये जो फोर्स है, फोर्स F ऑन Q is due to electric field of capital Q। पहले तो आप ये स्टेटमेंट समझो, कुलम्ब की फोर्स जो थी वो बेसिकली एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पर लगती है, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी
जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की हुई है उसको हम अपना सोर्स चार्ज डिफाइन कर रहे हैं, और वो जिसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इसको हम बाय डेफिनेशन अपना बाय कन्वेंशन टेस्ट चार्ज का नाम दे रहे हैं। मतलब हम कूलम्ब लॉ को ही दूसरे वे में कह रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि कूलम्ब की ही लॉ को दूसरे वे में कहा जा रहा है। कूलम्ब ने कहा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पार्टिकल ऑन द अदर पार्टिकल, उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है। इट इज नॉट द फोर्स बाय वन पार्टिकल ऑन द अदर पार्टिकल, इट इज द फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन पार्टिकल ऑन द अदर पार्टिकल। सो ऐसे में क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, पर यहाँ पर कैपिटल ई सॉल्व करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस प्लस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये पहला रिजल्ट हुआ कि एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा वो K इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा मुझे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करेगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस रिलेशन के हिसाब से देखिएगा, इस रिलेशन के हिसाब से अगर हम अपने टेस्ट चार्ज यानी स्मॉल q को पॉजिटिव रखते हैं, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखिए, तो रूल ये कहता है कि जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, या फिर जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन फोर्स की है। तो अगर मुझे किसी पॉइंट पर ये पता करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, तो पहले मुझे उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। फिर हम ये पता लगाएंगे कि उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी को हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देंगे। मतलब कि ये सपोज दैट हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस ऑफ कैपिटल Q, और मुझे ये पता करना है कि इसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रही होगी। या फिर हमारे पास एक माइनस ऑफ कैपिटल Q चार्ज है और मुझे ये पता करना है कि इसके सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो किसी भी चार्ज के नियर बाय, मतलब किसी चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में और किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्राइमरी स्टेप ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वो हमने काम कर दिया, प्लस ऑफ स्मॉल q लेके आए, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाए। नाउ द सेकंड स्टेप, फोर्स का डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल एक्ट ऑन दैट टेस्ट चार्ज। तो जो ये टेस्ट चार्ज है इस पे फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। इस वाले टेस्ट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द प्लस ऑफ कैपिटल Q चार्ज ऑब्वियसली रिपल्सिव, लाइक चार्जेस विल रिपेल। तो जो डायरेक्शन फोर्स का है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। माइनस ऑफ Q चार्ज के नियर बाय किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो हमने पहला स्टेप क्या किया, वहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाए। दूसरे स्टेप पर हमने टेस्ट चार्ज के बीच में और जो चार्ज हमको दिया गया है जिसको कि हम नॉर्मली सोर्स कहते हैं, उनके बीच की फोर्स की डायरेक्शन देखी, प्लस एंड माइनस विल अट्रैक्ट। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है इसी को हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। किसी भी पॉइंट पर यही काम करोगे। आपको यहाँ वाले पॉइंट पर चाहिए, आपसे पूछे रहे कि बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो आप मेंटली इमेजिन करो, भले आप ये चार्ज लाओ चाहे ना लाओ, बट एक मेंटल इमेजिनेशन करिए कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो मैं मेंटली इमेजिन कर रहा हूं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मेंटल इमेजिनेशन। और फिर आप अपने आप से पूछो कि ये वाला प्लस चार्ज इस वाले प्लस चार्ज को किस तरफ फोर्स करेगा, तो रिपल्सन होगी, यानी ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेंटल इमेजिनेशन करनी पड़ती है। इस माइनस Q चार्ज की लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो इमेजिन अ पॉजिटिव चार्ज, माइनस Q चार्ज है, इमेजिन अ पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इन शॉर्ट ये भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शंस हैं, वो किसी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ जा रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एरोज बनेंगे वो एरोज पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ डायरेक्शन से, और नेगेटिव चार्ज के अगर आसपास हो आप
अराउंड द नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये इन ए सिंपल वर्ड आप लिख सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। बाकी No, लोग sir. सभी लोगों को किसी का डाउट कोई? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ E is same as the direction of the force on a hypothetical positive test charge, and दूसरा पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि if the electric field is created by a positive charge, दो बातें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन कर रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है। तो क्रिएट करने वाला चार्ज मेरा पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस करने वाला चार्ज हमको हमेशा पॉजिटिव रखना है, जिसको कि हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉजिटिव चार्ज है, क्रिएटेड बाय अ पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन इसका हमेशा उस चार्ज से बाहर की तरफ जाना चाहिए, अवे फ्रॉम द चार्ज। एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय सम नेगेटिव चार्ज, देन इट मस्ट बी टुवर्ड्स दैट चार्ज, नेगेटिव की तरफ। प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस की तरफ जाना होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है वो कैसा है। कैसा है का मतलब, देखिए एक बार फिर से बोल रहे बच्चे, क्लास अब ऑनलाइन है तो आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पहला रूल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएगी और किसी भी नेगेटिव चार्ज की तरफ जो अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, ये जनरलाइज है। दूसरा पॉइंट, इस चार्ज से किसी गिवन डिस्टेंस पर, किसी चार्ज से गिवन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके पीछे कई सारी स्टोरीज है। Magnitude of electric field at any distance from a given charge depends upon lot of factors. Number one, what kind of charge is that? What kind of charge का मतलब, पहले स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं आपको। Magnitude of electric field at a given distance from a charge depends upon, number one, how the charge is distributed. Number one, how the charge is distributed. That means, is it a point charge or is it distributed over a length, line charge, or is it distributed over a surface, or is it distributed over a volume? मतलब 3 डायमेंशनल चार्ज। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा कि उससे गिवन डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सर पहला पॉइंट एक बार रिपीट कर देंगे भैया? पहला मतलब देखो, मैंने फिर से बोल दे रहा हूं, पहला स्टेटमेंट जनरलाइज कि किसी भी तरीके का पॉजिटिव चार्ज हो, वो चाहे पॉइंट हो, लाइन हो, सरफेस हो, वॉल्यूम है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है। चार्ज का साइन अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ दिखाना है, और चार्ज का साइन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को टुवर्ड्स द चार्ज दिखाना है। ये पहला पॉइंट हो गया डायरेक्शंस को लेकर के। मैग्नीट्यूड को लेकर के मैंने ये कहा है कि किसी गिवन डिस्टेंस पर, एट गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन चार्ज, स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will depend upon, first point, the distribution of charge. मतलब अगर हमारा चार्ज पॉइंट के फॉर्म में है तो अलग फॉर्मूला होगा, लाइन के फॉर्म में है तो अलग फॉर्मूला होगा, सरफेस के फॉर्म में है तो अलग फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम के फॉर्म में है तो अलग फॉर्मूला होगा। और नंबर 2, हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट नियर दैट पॉइंट। अगर एक चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं या 3 चार्जेस हैं तो इस पॉइंट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही अब अगले कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स के बीच में आपको ये पढ़ना है। पहले पॉइंट चार्ज पढ़ोगे, फिर लाइन चार्ज पढ़ोगे, फिर सरफेस चार्ज पढ़ोगे, और वॉल्यूम चार्ज पढ़ने से पहले आपको एक नया चैप्टर मिल जाएगा फ्लक्स का, और जब फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसके साथ एक और चैप्टर मिल जाएगा गॉस लॉ का।
मतलब ये पूरी एक सीरीज है, अगले 3 से 4 लेक्चर्स में आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखोगे, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है ये। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉइंट चार्ज से एंड देन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन डिस्टेंस, तो फिर ये डिस्टेंस सोर्स चार्ज से है ना? सोर्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके सर, स्टार्ट करिए। सबसे पहला, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द पॉइंट चार्ज। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो चार्ज है वो एक पार्टिकल के फॉर्म में है। ऐसे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और ये जस्ट नाउ डिराइव कर चुके हो, अभी थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया इसको। जस्ट नाउ इसको डिराइव किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हाँ, इसको रिपीट भी करेंगे। हाँ जी बच्चा लोग, आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। इट इज k into q डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ से आ रहा है, सिंपल सा रूल है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिराइव किया इसे। जस्ट आपके प्रिकॉशन के लिए एक बात बताने जा रहा हूँ, और बताना, क्योंकि ऐसी गलतियां करते हो, ऐसा ब्लंडर करके आते हो पेपर्स में, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक 20 सेंटीमीटर की रॉड है और उसके ऊपर हमारा 5 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है, और इससे 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और बहुत हंसते खेलते हुए आप गए और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करके आ गए kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सही आंसर आएगा आपका? नो सर, क्या जो 5 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, 5 माइक्रो कूलम्ब चार्ज, क्या ये पार्टिकल के फॉर्म में है या फिर एक लेंथ के फॉर्म में? तो ऐसे केसेस में ये फॉर्मूला नहीं आएगा, कोई और फॉर्मूला होगा जो आगे डिराइव कर लेंगे। अभी फिलहाल तो ये नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह देता कि इससे 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाकर के बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, 4 किलोमीटर दूर जाएंगे, तब हम लोग ले सकते हैं पार्टिकल मान सकते 4 किलोमीटर, और उसके सामने 20 सेंटीमीटर की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, 20 सेंटीमीटर छोटा। 4 किलोमीटर दूर चले जाओगे तो ये एक पार्टिकल जैसा लगेगा, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो kq बाई r स्क्वायर। ये डिफरेंस अब क्लियर हो गया? सर इसका सर कोई पैरामीटर है, मतलब ये कब तक हम कंसिडर कर सकते हैं इसको? नॉर्मली यार जो बॉडी का साइज है, ऐसा बोला जाता है कि उससे 10 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस है, अगर ऐसा मान लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर 20 सेंटीमीटर है तो 200 सेंटीमीटर पे चले जाइए, रफली आपको यही वाला फॉर्मूला मिल जाता है। तब जब इसमें लेंथ का टर्म आता है वो अप्रोक्सीमेटली हम 0 मान लेते हैं उसका रिस्पेक्ट। हाँ, वो भी हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये अब याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, इसके ऊपर आज का पूरा लेक्चर है। और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड kq बाई r स्क्वायर, जिसमें r डिस्टेंस ऑफ चार्ज एंड द पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और डायरेक्शन के लिए रूल ध्यान रखना, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा सा। हम डायरेक्टली स्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस से, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। और पहले हम लोग 2 सिमिलर चार्ज रखेंगे और बाद में 2 अपोजिट चार्ज रखेंगे। मतलब पहले हम प्लस और प्लस का सिस्टम मानेंगे और फिर प्लस और माइनस का मानेंगे। जब हम प्लस और माइनस का सिस्टम मानेंगे तो वो डाइपोल बन जाएगा। तो पहले प्लस एंड प्लस का सिस्टम बहुत केयरफुली देखिएगा। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस ऑफ कैपिटल क्यू, एक और पॉजिटिव चार्ज है प्लस ऑफ कैपिटल क्यू। राइट वाला चार्ज x मतलब a, 0 पॉइंट पर है और लेफ्ट वाला चार्ज माइनस a, 0 पर है। प्लस a, 0 माइनस a, 0 इनकी कोऑर्डिनेट्स है, पोजीशंस है। और आपसे कहा जा रहा है कि कोई एक पॉइंट है, सपोज दैट x, 0, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, और कोई एक पॉइंट है जो कि 0, y है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन है, मतलब x एक्सिस पर और y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या होंगी। और रूल ये कहता है कि जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस हों तो आप एक एक चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उनको वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए। मतलब कि
सबसे पहले इस x,0 वाले पॉइंट पर पहला क्वेश्चन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है a,0 पर, a,0 पे जो प्लस क्यू चार्ज रख रहे हो, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन के लिए सिंपल सा रूल है अवे फ्रॉम पॉजिटिव और टुवर्ड्स नेगेटिव। और इसको तो जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हो कि हम सब नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव से दूर भागते हैं। यस सर। तो ऐसे याद रखिएगा, हम ही लोग का नेचर, जितनी नेगेटिव चीजें हैं, लेट से उठना, ना पढ़ना, खेलना, गप्पे मारना, सब अट्रैक्टिव होती है। एनीवे, तो राइट वाला जो प्लस क्यू चार्ज है जो कि a,0 पे रखा गया है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ राइट साइड, और मैग्नीट्यूड k q एंड डिवाइडेड बाय इस चार्ज से और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स x माइनस a x माइनस a स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाले चार्ज की वजह से आएगी। लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से जो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये पॉजिटिव है। तो पहली बात, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कौन से डायरेक्शन में आएगी? away from the positive राइट डायरेक्शन में, राइट साइड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी जो लेफ्ट साइड वाला चार्ज प्रोड्यूस कर रहा हो? q प्लस q upon x plus a square q upon x। अब आप दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन के वेक्टर से इसका मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट x,0, इन दोनों को ऐड करेंगे, kq by x माइनस a स्क्वायर और प्लस kq by x प्लस a स्क्वायर, दोनों ऐड करो। ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर कुछ ये आ जाएगा, kq न्यूमरेटर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर 2। चेक कर लीजिएगा इसको। यस yes sir थोड़ा सा एक मिनट, विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, अभी ठीक आ गया होगा। बोलो जल्दी से बोलो भाई। यस सर, यही आ रहा है। डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के, और मैं कई सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो डायरेक्शन ही नहीं समझ पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उसके बाद बस जिंदगी तबाह हो जाती है उनकी। 0,y वाले पॉइंट पर चलते हैं। 0,y वाले पॉइंट पर, यानी कि y एक्सिस के किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जितने चार्ज आपके क्वेश्चन में है उनमें एक एक करके चलिएगा। पहले मैं लेफ्ट वाले चार्ज की बात करता हूँ। ये लेफ्ट चार्ज इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसका डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर जा रहा होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय जो भी ये डिस्टेंस होगी इसका स्क्वायर, और ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से, और उसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर इधर वाला पॉजिटिव चार्ज कहेगा कि ये मुझे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करनी है। जितने चार्ज हैं वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। लेफ्ट वाले ने जनरेट कर दिया, अब राइट वाला चार्ज कह रहा है कि मैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा। करो, पॉजिटिव चार्ज हो, अपने से अवे जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करो, kq डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर इन दोनों ने कहा कि यार हम लोग मिल करके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तुम अकेले इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, मैं अकेले इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूँ, चलो दोनों मिल जाते हैं। मिल करके ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे? क्या हम इनको डायरेक्टली ऐड कर दें दोनों को? अगर ये 5 है और ये 5 है तो टोटल 10 कर दे? नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये ऐड करना है वो लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से चलना है, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो पहले इनके रिजोल्यूशन करने पड़ेंगे और उसके बाद इनको ऐड करना होगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। आगे का पार्ट वेक्टर के रिजोल्यूशन से आप अपने आप समझो। दोनों के cos थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और sin थीटा वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट कर जाएंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन की तरफ आएगी, और कितनी आएगी? 2kq by upon a square plus y square की पावर by 2। राइट, kq अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसका cos थीटा वाला कंपोनेंट, और उसमें भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड से cos थीटा वाले कंपोनेंट्स आएंगे।
इसका भी cos थीटा वाला कंपोनेंट, इसका भी cos थीटा, और sin थीटा वाले कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शंस में होने की वजह से कैंसिल आउट कर जाएंगे। उसमें भी cos थीटा की वैल्यू रखनी है। तो अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट यहाँ भी थीटा बन जाएगा, और cos ऑफ थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से रखी जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर कुछ ये आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट y, 0, y। आप ये पूरा सिंप्लीफिकेशन अपने लेवल पे करो, cos थीटा की वैल्यू पुट करो, इस राइट एंगल ट्रायंगल। 2kqy/3/2 राइट, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या डायरेक्शंस आ रही है y एक्सिस के ऊपर? y एक्सिस पर क्या डायरेक्शन बन रही है इसकी? तो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन। जी, आप बहुत ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है? बाय द सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक एक चार्ज को दो, भाई तुम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करो, तुम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करो अपने अपने साइन के हिसाब से, बाद में हम इनको ऐड कर लेंगे वेक्टर के हिसाब से। आंसर आ गया मेरा। अब इसके आगे का जो पार्ट है, जो एग्जाम्स वगैरह की तरफ आता है, वो ये कहते हैं कि नहीं हमारा काम इतने से नहीं चलेगा, मुझे ग्राफ भी चाहिए। मुझे ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई के बीच में कैसा ग्राफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में कैसा ग्राफ होगा। तो पहला ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई के बीच में, क्योंकि नॉर्मली हम लोग यही फंसते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही पर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बाकी तो वो खुद भी कर लेते हैं। मतलब तुम में से कई लोग होंगे जो शायद ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके होंगे पहले भी। बताए y के साथ ग्राफ कैसा आएगा? स्टार्ट करिए। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y 0 e 0, दैट मींस यहाँ पर, ठीक, ओरिजिन से पर ग्राफ आ गया। उसके बाद एक और पॉइंट है, डिनोमिनेटर में y स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर, लेकिन न्यूमरेटर में y चल रहा है। तो जब y पॉजिटिव होगा तो e भी पॉजिटिव होगा, जब y नेगेटिव होगा तो e भी नेगेटिव होगा। y पॉजिटिव, e पॉजिटिव, y नेगेटिव, e नेगेटिव, मतलब कि ग्राफ के क्वाड्रेंट्स, ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा कि या तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी या दोनों नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। और उसके अलावा एक और पॉइंट दिखेगा, मतलब ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में देखिए, जब हम y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। y इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि y इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी एक्सप्रेशन में अगर हम y इनफाइनाइट रख दे तो इनफाइनाइट पर तो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, उसके लिए किसी एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब किसी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच गए हो आप, तो उस चार्ज की रेंज से बाहर निकल गए, वो चार्ज फोर्स बहुत ही लो हो जाएगी, फोर्स लगाएगा ही नहीं। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई मतलब k into q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है, r को इनफाइनाइट कर रहे हो, इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे डिनोमिनेटर में तो वैल्यू 0 आएगी। इनफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से स्टार्ट होगा और फिर 0 पे चला जाएगा। तो आप समझ सकते हो किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फाइनली अगेन 0। पहले राइज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा एंड वापस 0 की तरफ अप्रोच करेगा। यानी किसी न किसी पॉइंट पर एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वाई एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और उसका पता लगाने के लिए कि वाई की वो कौन सी वैल्यू होगी जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डिफरेंशिएशन आप डी बाई डी वाई 0 करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, तो ये मालूम चल जाता है कि वाई के कौन से वैल्यू पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो डिफरेंशिएशन के बाद आंसर आता है A/√2। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। यस सर। हाँ, अब वाई के नेगेटिव वैल्यूज पे चलो, मतलब कि नेगेटिव वाई एक्सिस के पॉइंट्स लेते हैं अगर, तो वहां पर वाई को नेगेटिव करेंगे तो ई वाई एक्सिस पे नहीं होगा। हाँ जी सर, ये जो A/√2 आपने से जो नहीं, A/√2 वाई डिस्टेंस की वो वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग ई मैक्सिमम होगा। ओके सर, समझ गया। बाकी दूसरा ग्राफ समझो पहले, y को नेगेटिव करेंगे तो e भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यही वाला ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में रिपीट करना है आपको।
सेम ग्राफ इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई डिस्टेंस के बीच में। और इनके ऊपर ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आगे बनेंगे, मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि ये तो हमको आता है, आपको ये प्रॉपर्टी बड़े अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अगर दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज दिए जाए, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, तो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है, और वो स्पेशल पॉइंट है a/√2 डिस्टेंस पे। सो ये स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दीजिएगा। On a perpendicular bisector line of two identical charges, on a perpendicular bisector line of two identical charges, there is a point of maximum electric field. There is a point of maximum electric field. बट देखो मैं लिखवा तो दूंगा यार, कोई मतलब नहीं, मैं फिर बोलूंगा लिख लो आप लोग, भाई वैसे भी क्लास 11 में बहुत कुछ लिखा हम लोगों ने, 4 रजिस्टर भर दिए। आगे बढ़ते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में ग्राफ चाहिए मेरे को, कैसा ग्राफ आएगा वो? सर उसमें एक जगह पर इन्फिनिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्जेस पर होगा दो जगह पर। और सर मतलब हाँ सर tan थीटा जैसा ग्राफ बनता है, मतलब उसी तरह से। ठीक है, बाकी लोग देखें इसको जरा। ये पॉइंट जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा लगता है, काफी लोगों को टफ लगता है। जैसे एक प्लस क्यू आपका -a,0 पर है और एक प्लस क्यू चार्ज +a,0 पर है। लॉजिक पहले देखते क्या होगा। ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में जो ग्राफ बनाना है ना उसको देखना पड़ेगा, उसके पीछे का लॉजिक पहले समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो kq/r² है। द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq/r²। मुझे आप एक बात बताओ, इस प्लस क्यू चार्ज के जब बहुत क्लोज आ जाएंगे, वेरी क्लोज टू a,0, a,0 के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, मतलब कि ऑलमोस्ट वहां पर चले जाओ जहां पर ये चार्ज को रखा है, और फॉर्मूला लगाओ kq/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r²। सर इन्फिनिटी हो जाएगा वो, इन्फिनिटी। हाँ, तो जब आप जहां चार्ज रखा है वही पहुंच जाओगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज विल बी 0, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, सो वेरी क्लोज टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन्फिनिटी। एंड सेम यहां पर भी होगा, वेरी क्लोज टू -a,0, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर चार्ज है, तो जहां चार्ज है वहां पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी। सेंटर पर यानी कि 0,0 पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा? 0। क्यों? सर दोनों की तरफ, दोनों से बैलेंस हो जाएगा, लेफ्ट में लगेगा राइट में लगेगा। राइट, ये पॉजिटिव चार्ज कहेगा कि भाई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जाने दो, और ये पॉजिटिव चार्ज कहेगा कि मेरी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, E नेट 0। और जब हम इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, एट इन्फिनिटी मतलब जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 को टेंड कर रही 0 हो जाती है। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, x बराबर -इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 हो जाएगा। क्योंकि हम उस लॉजिक पे चल रहे हैं यार कि हम लोग फिजिक्स में जो ग्राफ है वो इक्वेशंस की हेल्प से नहीं बनाते हैं। हम फिजिक्स में ग्राफ को सेलेक्ट करते हैं बाय नोइंग द कोऑर्डिनेट्स एट सम स्पेशल पॉइंट्स। तो हमें 3-4 पॉइंट्स मिल गए, कहां पर 0 होगा, कहां इनफाइनाइट होगा, और ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए मोर देन इनफ है ग्राफ चूज करने के लिए, क्योंकि वैसे भी पेपर ऑब्जेक्टिव बना है तो आपको ग्राफ बनाना नहीं होता है, ग्राफ सेलेक्ट करना होता है। देखिएगा ये पॉइंट हमारा A वाला हो गया और ये पॉइंट हमारा -A वाला हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई। ओरिजिन पर
इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये चेक किया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। और फिर ये देखना, वेरी क्लोज टू a,0 यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। तो जैसे ही हम इस वाले पॉइंट के नजदीक आएंगे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वैल्यू पर मिलेगी। इस पॉइंट के क्लोज आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट। उसमें अब डायरेक्शन देखना पड़ता है कि आप पॉजिटिव इनफाइनाइट रहोगे या नेगेटिव इनफाइनाइट रहेंगे। अब ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग बताओ अगर समझ आ रहा हो तो, जब हम a,0 की लेफ्ट साइड पर होंगे, मतलब वेरी क्लोज टू a,0 बट ऑन द लेफ्ट साइड, क्या बन रहा होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? लेफ्ट। वेरी क्लोज टू a,0 बट ऑन द लेफ्ट साइड। कौन सा चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? जो 1,0 तो 1,0 के साइड और ये किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? लेफ्ट लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। a,0 के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, लेकिन अभी इसकी लेफ्ट साइड पर हो। मैथ की लैंग्वेज में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड डायरेक्टेड है, नेगेटिव साइड डायरेक्टेड है, सो हम माइनस इनफाइनाइट दिखाएंगे। यानी हम a,0 की लेफ्ट साइड की तरफ जब होंगे तो माइनस इंफिनिटी पर जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप a,0 के राइट साइड पहुंच जाओगे, पॉइंट a,0 के राइट साइड वाले पॉइंट पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। नाउ द पॉइंट इज राइट हैंड साइड टुवर्ड द राइट। और प्लस पॉजिटिव चार्ज भगाने का काम करता है, भगाने का, रिपल्सन का काम करता है। तो यहां पर हम राइट साइड रिपल होंगे, हमको पॉजिटिव से दूर जाना है, तो डायरेक्शन विल बिकम पॉजिटिव, यानी कि प्लस इनफाइनाइट दिखा देंगे। दिखाना इन्फिनिटी है, लेकिन प्लस और माइनस का साइन डिसाइड करना पड़ता है। और जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि x बराबर इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है। तो जब x इन्फिनिटी तो E 0, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगी। अब आते हैं, जब माइनस a,0 के राइट साइड पे होंगे, जस्ट राइट साइड पर, माइनस a,0 के जस्ट राइट साइड, यानी यहां कहीं पर, आप सभी लोग अपने आप से पूछो क्या डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव से दूर भागना है, राइट। राइट, ये पॉजिटिव साइड है, यानी कि माइनस ए के राइट साइड आने पर डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो माइनस ए के राइट साइड मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ, क्योंकि जाना इन्फिनिटी पर है, ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। a,0 के बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे तो इनफाइनाइट, प्लस माइनस का डिसीजन लेना होता है, और दूसरी तरफ वो माइनस इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसको ही समझने में दिक्कत होती है, कई लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम होती है कि यार ये कैसे प्लस हो रहा, कैसे माइनस हो रहा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस और माइनस है ये डायरेक्शन के बेसिस पर लिखे गए। अगर डायरेक्शन पॉजिटिव साइड है तो प्लस इन्फिनिटी, डायरेक्शन नेगेटिव साइड है तो माइनस इन्फिनिटी। सर एक चीज बता दीजिए, ये जो डायरेक्शन, सर ये डायरेक्शन तो हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, तो फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस से रिलेट कैसे करना है, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया, जो फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज के जब ग्राफ बनाए जाते हैं ना, तो उनके डायरेक्शन चेंज होने पर हम उनको साइन भी चेंज करते हैं। ये मोशन इन वन डायमेंशन से लगातार आपसे कहा जा रहा है कि साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम सिर्फ ग्राफ में अपने डायरेक्शन, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ए के राइट साइड और ए के लेफ्ट साइड पर डायरेक्शंस में डिफरेंस है। ग्राफ डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, ग्राफ के अलावा एक और पॉइंट पर आते हैं। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई है x,0 पर और फिर y एक्सिस के ऊपर, बहुत इसमें भी एक तगड़ा पॉइंट है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की हुई है, जरा इसके बारे में एक डिस्कशन करना था मुझे। कॉपी हो चुका तो बताएं, हटा दे इसको। यस कॉपी हो गया है।
यस सर। ग्राफ, ठीक है। अच्छा जी, अब एक पॉइंट सुनना, जो नाउ हमने जो सिस्टम लिया था वो था प्लस ऑफ क्यू, और यहाँ पर एक सिस्टम लिया वो प्लस ऑफ क्यू। ये हमने a,0 पॉइंट लिया था, ये माइनस a,0 पॉइंट लिया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि हम y एक्सिस पर बहुत दूर निकल गए, मतलब हम एक ऐसे पॉइंट पे चले गए जहां पर डिस्टेंस y a के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, और इसी तरीके से हम x एक्सिस पर आ गए एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर x की वैल्यू a के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। क्या आंसर्स आएंगे? पिछली क्लास में शायद हम आप ही के बैच में था या पता नहीं किस बैच में, कुछ लोगों ने कहा था कि इरडोव के क्वेश्चन में एजम्पशन लेने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, कि किसी एक बैच में किसी ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि बैच कौन सा था, लेकिन उनका ये पॉइंट था कि इरडोव के क्वेश्चन में जब हम लोग एजम्पशन ले रहे होते हैं तो क्वेश्चन ज्यादातर गलत हो जाते हैं। आंसर बताइए, x मच लार्जर देन a, रिजल्ट सामने है। अगर x की वैल्यू a के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, नेग्लेक्ट करो a को नेग्लेक्ट करो, क्या बनता है? q by x square, 2x स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 2kq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। y पे जाओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा? 2kq by y square। हाँ, a स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 2kqy, और यहाँ y स्क्वायर टू द पावर 3/2, सिंप्लीफाई करके जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा 2kq ओवर y स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था यार। यस सर। यस सर। क्यों एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट? क्यों हमको लग रहा था बहुत कि दूर ऐसा? से सर पॉइंट चार्ज लगेगा कि वो पॉइंट चार्ज की तरह बहुत दूर से डिफरेंशिएट सर इतनी दूर से लगेगा कि वो दोनों पॉइंट चार्ज हैं। हाँ, मतलब इतनी दूर से ये दो पॉइंट दिखेंगे नहीं, आपको एक ही पॉइंट दिखेगा। ये कुछ वैसा ही होता है जैसे सामने से ट्रक आ रही हो तो दो हेडलाइट की जगह एक हेडलाइट दिखती है अगर बहुत दूर से देखो तो। जब ट्रक के नजदीक जाते हैं तब समझ में आता है गए काम से आज। कई लोगों के साथ एक्सीडेंट हो चुका है इस मामले में, बहुत दूर से उनको लगता है कि यार एक ही हेडलाइट है, बाइक आ रही है, लो इसके बगल से निकल जाते हैं। जैसे सामने से नजदीक पहुंचे तो पता चला कि वो तो दो हेडलाइट के बीच में थी। सर खासकर चश्मे वालों के लिए। चश्मे वालों के बीच में पॉइंट। ये क्या होता है कि जब आप इतनी दूर हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चले गए, तो हमको ऐसा लग रहा होगा कि ये दो चार्ज ना होकर के एक चार्ज है, 2q वैल्यू का चार्ज है और सेंटर पे रखा हुआ है। 2q वैल्यू का चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, ये मान के चलेंगे हम, और इसीलिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ रहा है कि 2q अपॉन x स्क्वायर। स्टेटमेंट सुनना मेरा, और ये ऑब्वियस स्टेटमेंट नहीं है जो आपको लग रहा होगा ना कि यार इसमें कौन सी नई बात है। तो अभी बताते हैं अगले एग्जांपल में कि इसमें नई बात क्या है। अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस का सिस्टम हो, सिमिलर चार्जेस का सिस्टम, दैट मींस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, या फिर माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड फार अवे एक्स मच मच ग्रेटर देन ए का मतलब फार अवे, काफी दूर चले जाए, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम can be considered as a single charge at center of charge. At a center of charge, it is similar to the center of mass. With respect to a point which is far away और infinity में फर्क है। far away का मतलब दूर गए हो, लेकिन इतना भी दूर नहीं चले गए कि इनफाइनाइट हो गए, बिकॉज इन्फिनिटी पे चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। With respect to a point which is far away, the two distinct charges can be clubbed together, 2q, and we can place that 2q charge at a center of charge, origin पे। ठीक है? यस सर।
यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. ओके जी। इस बात को मैं दूसरे तरीके से बोलना चाहूंगा। एक पॉइंट है विच इज फार अवे, अ पॉइंट विच इज फार अवे, काफी दूर चले गए इससे। क्या दिखाएंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। A point which is far away. Now tell me the direction of electric field at this point. और स्टेटमेंट अभी बोल चुका हूं मैं। For a point which is far away, पॉजिटिव y डायरेक्शन में। consider these two charges as a single charge. Consider two charges as a single charge Away from positive charge. which is at origin. होगा सर। तो Center of mass origin से directed होके origin से अवे जाएगा, origin से अवे। ये जाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को मिला करके यहां पर मान रहे हैं। तो सेंटर पे मान लिए दोनों को हमने। सुनिए, हाँ आप बताइएगा, एक मिनट। लेकिन अगर फार अवे न जा करके इसके थोड़ा सा नजदीक हो, थोड़ा सा नजदीक, अब बताओ। फार अवे नहीं है, फार अवे नहीं है, मतलब वी आर नियर टू द प्लस क्यू। बहुत ज्यादा नियर भी नहीं चला है, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है, दोनों का। तो रिजल्टेंट लेंगे। क्या डायरेक्शन बन रहा होगा बता जरा। इस प्लस क्यू की वजह से ये डायरेक्शन, और इस प्लस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ ऐसे जाएगी। ध्यान देना आप इस पे। अगर परफेक्शन चाहते हो तो ये सब सुनने की जरूरत है, परफेक्शन नहीं चाहते हो फिर कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इसको भी हम ओरिजिन से अवे दिखा दें? नो सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये कुछ ऐसे जाएगा, तिरछा जाएगा, और इनका यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करने में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करने में तुम में से जिन्होंने, जरूरी नहीं सबने पढ़ा होगा, लेकिन शायद कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी होगी। कोई है आप में से जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी है? यस सर, वाली पढ़ी है। नहीं, चार्जेस वाली भी कुछ लोगों ने, जो अगर थोड़ी सी एडवांस स्टडी की हो, तो मैं उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने दो प्लस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी हो कहीं पर, तो ध्यान दीजिएगा, लाइंस ऐसे दिखाई जाती है। यस सर। जानते हैं ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर टेंजेंट ओरिजिन की तरफ आ रहे होते हैं। कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्यों ये टेंजेंट्स ओरिजिन की तरफ जा रहे होते हैं? इसलिए जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे सेंटर की तरफ आता जाएगा। बिल्कुल। तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई मॉडर्न आर्ट नहीं है कि बुक में देखा और छाप लिया। अरे भाई, इसके पीछे भी लॉजिक है। ये लाइन ऐसे ही क्यों जाएगी, कॉनकेव ही क्यों बनेगी, कॉन्वेक्स ही क्यों बनेगी, इसके पीछे के भी लॉजिक्स हैं। सर सुनिए, हाँ सर, इसमें सर एक डाउट है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या अंतर होता है? यहीं पे जब पढ़ रहे थे तब बताया गया था उसको। कहाँ बताया गया था सर? रेशनिक में सर, जब फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर का यूज हुआ है। वो सर समझ नहीं आ रहा। बता रहे हैं जो अभी लाइन को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोगों के मन में क्लियर नहीं होती है, कि कैन वी कंसीडर द टोटल चार्ज एट द सेंटर इफ वी आर फार अवे? पहला क्वेश्चन मेरा ये, इफ वी आर फार अवे, यस सर, कैन वी कंसीडर द टोटल चार्ज एज अ सिंगल चार्ज एट द सेंटर पॉइंट? यस आंसर है यस, लेकिन तभी ओनली व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम साइन। नहीं, चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव। यस सर। अभी इस डायग्राम पे वापस आना है, ध्यान रखिएगा। सर मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंस रहती है क्या? किसकी? मैग्नीट्यूड पे तो नहीं होगी। अगर मैग्नीट्यूड चेंज रहा और चार्जेस सेम रहे तो फिर क्या होगा? रुकिए एक मिनट भाई, आपको सारे आंसर मिलेंगे। 2 मिनट, थोड़ा सा लेक्चर कंप्लीट कर दो। अगला एग्जांपल जरा कंसीडर करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम। जरा देखेंगे, ये सिस्टम ऑफ माइनस प्लस चार्ज एंड सिस्टम ऑफ प्लस प्लस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब, और क्यों फिजिक्स में डाइपोल्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई कि डाइपोल के नाम पर पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर। वाह, इतनी वैल्यू डाइपोल की। मतलब छोटा सा डाइपोल और वो सबको नचा के रखता है।
चलिए जी, माइनस क्यू प्लस क्यू का सिस्टम है, अगेन एक्स एक्सिस पर है, कोऑर्डिनेट्स वैसे ही। बात करते हैं कि पॉइंट एक्स कॉमा 0 पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और पॉइंट 0 कॉमा वाई पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है जी, ये बात करते हैं कि इन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी। तो x कॉमा 0 पर एक बार फिर से सेम प्रोसेस है, एक एक करके पूछते हैं कि +4 से पूछते हैं कि भाई तुम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो इसने कहा कि मैं पॉजिटिव हूं, मुझसे दूर चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज k q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x माइनस a का स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज ने कहा कि मेरी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्ट कर लीजिए, किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस माइनस चार्ज की वजह से है, नेगेटिव क्यू की तरफ लेफ्ट साइड, और ये होगा k q डिवाइडेड बाय x प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज x प्लस a हो जाएगा। ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप अपने आप ही देख सकते हो। फिर डिस्टेंस कैसे लिखी जा रही है, क्योंकि ये दोनों चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर निकाली जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो डिफरेंस से आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2kqx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर 2। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, जरूरी नहीं है कि मेरी कैलकुलेशन सही है। हाँ सर 4kq आना चाहिए, 4kq आना चाहिए। 4kq आ रहा है सर। सही बात। और किस तरफ आएगा, कौन सा चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, मतलब किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, प्लस क्यू की। तो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर है तो ओवरऑल डायरेक्शन इसके हिसाब से देखा जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मैग्नीट्यूड की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। तो जो कम डिस्टेंस पे होगा वो ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। डिस्टेंस और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, तो ये बाहर की तरफ, यानी ओवरऑल ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड। अब बात करते हैं वाई एक्सिस के पॉइंट पर। वाई एक्सिस के पॉइंट पर फिर से वही कहानी, माइनस क्यू चार्ज को पहले मौका देते हैं, तुम अपनी फील्ड प्रोड्यूस करो टुवर्ड्स माइनस क्यू। पॉजिटिव चार्ज से बात हुई, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज यानी ई ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है और ई ऑफ नेगेटिव चार्ज इस तरफ है। और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहे हो तो एक बार फिर इनके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका कॉस थीटा कंपोनेंट और उसमें डबल मल्टीप्लाई कर देंगे 2। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कॉस थीटा की वैल्यू बोलो, अगर ये थीटा है ऑल्टरनेट एंगल में ये भी थीटा बन जाएगा, अगर ये थीटा है ये भी थीटा y by अंडर रूट ये a है, ये रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। कॉस थीटा की वैल्यू सर a by रूट ओवर a अपॉन अंडर तो ये हो गया 2kq, यहाँ पर a और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया एट सम पॉइंट 0, y, और ये x, 0 पे है। ठीक, ये 2 पॉइंट्स आ गए। डायरेक्शन क्या बन रहा 0, y वाले पॉइंट पर? नेगेटिव x डायरेक्शन। नेगेटिव x डायरेक्शन, ये बड़ा खतरनाक है। ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में कई सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं फालतू में डायरेक्शन के ऊपर इतना वेटेज क्यों दिया जा रहा है, और सच्चाई ये है कि यही आपका यही स्ट्रेंथ है। जिसको भी ये समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी कैसे जाती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी सारी प्रॉब्लम्स सही होती है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सही होगा तो करस्पॉन्डिंग फोर्स की डायरेक्शन सही आएगी, और फोर्स का डायरेक्शन सही आएगा तो उस पर जो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होंगे वो भी सही होंगे। पहला स्टेप तो यही है। एनीवे, ये रिजल्ट्स आए x, 0 पर और 0, y पर। अब आइए जरा ऐसे सिस्टम में अगर हम फार अवे वाली कंडीशंस को डिस्कस करें,
अ सिस्टम विद प्लस एंड माइनस चार्ज एंड फार अवे। चलते हैं पिछली बार की तरह। क्या रिजल्ट बनेगा जब आप x को बहुत ज्यादा लोगे a से, x मच लार्जर देन a। 4kq upon x square 4kq a by बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, वरना यहाँ पर फंसने वाले हो आप। 4kq a by x cube। 4k आंसर आएगा 4k कैपिटल Q a डिवाइडेड बाई x क्यूब। x क्यूब। क्या ये एक्सपेक्टेड था कि डिनोमिनेटर में x क्यूब आएगा? नो सर। नो सर। हाँ, पिछले वाले में x स्क्वायर बना था, अभी ये x क्यूब बना। मतलब मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ये चीजें ऑब्वियस है, हमेशा ऐसे होंगी। हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन एक डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। और बात करिए जरा y एक्सिस के ऊपर, y मच लार्जर देन a। चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। 2k q a अपॉन y by cube cube y क्यूब। ये क्या क्यूब क्यों आने लगे यहाँ पर? अभी तक तो स्क्वायर चल रहा था, क्यूब आने लगे। चार्जेस अलग हो। तो सिर्फ एक चार्ज का साइन प्लस से माइनस किया और सब कुछ पलट गया। जहां पहले आंसर्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चल रहे थे, अब वहां पर क्यूब आने लगे। और अब वो कंसेप्ट क्यों नहीं काम कर रहा है कि फार अवे चले जाने पर हम इन दोनों चार्जेस को मिला दें और सेंटर पे रख दें। मिलाइए जरा दोनों चार्ज को, प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाइए, कितना हो जाएगा? प्लस क्यू और माइनस जीरो। तो इसका मतलब बहुत दूर जाने पर मुझे जीरो चार्ज दिखना चाहिए, और अगर बहुत दूर जाने पर जीरो चार्ज दिखना चाहिए तो बहुत दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आनी नहीं चाहिए कोई। सर वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा हाँ, सुनाई। आ भी तो ये पानी आप लोग- जैसे वाई क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो वाई क्यूब की तो आ रही है। मैं आपको जिस पॉइंट की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, देखिए कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है हमारे और आपके बीच में, तो पहले आप सुन लो। ये जो लॉजिक लगाया जाता है ना, कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट क्यों नहीं लगा देते। कई लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम चार्ज को उसके सेंटर पे मान लें। और मेरा उनसे आंसर है कि मान सकते हो भाई, चार्ज को उसके सेंटर पे मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ तब जब सारे चार्ज आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल, सिमिलर, आइडेंटिकल का मतलब कि प्लस प्लस हो। देखिए इवन नहीं अगर सर प्लस भाई, मतलब चार्ज भी सेम होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव वो एक ही जैसा होना चाहिए। हाँ सिमिलर बोलिए उसको, मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो आप सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, वो भी फार अवे वाले पॉइंट्स में, सर सारी जगह पे नहीं। और अगर प्लस माइनस का सिस्टम है तो फार अवे जा करके भी आप सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। और दूसरा सबसे खतरनाक पॉइंट देखो यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर डिस्टर्ब करता है लोगों को, मतलब बहुत सारे हम लोग जो इंट्यूशंस के बेसिस पे चलने वाले लोग हैं, जो फिजिक्स को इंट्यूशंस के बेस पे पढ़ते हैं कि मुझको तो ऐसा ही लगता है, मेरे मन में तो ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं। तो भाई आप अपना ख्याल लेके बैठो। हम लोग आपके ख्याल के हिसाब से नहीं चलेंगे कि हमारे मन में ऐसा आ रहा है तो बैठो लेकर के। देखिए बताइएगा, एक्स एक्सिस पर हम फार अवे चले गए, फार अवे। पहली बात तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर राइट। यहाँ राइट साइड। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोटिस करिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4kq a by x क्यूब। अच्छा, y एक्सिस पर फार अवे गए तो कुछ और आंसर मिला। यहां जब फार अवे पॉइंट्स पर आए y एक्सिस के ऊपर तो अलग ही आंसर आया था। और इनफैक्ट अलग सिर्फ मैग्नीट्यूड में नहीं, डायरेक्शन में भी आ रहा है। क्या डायरेक्शन बनेगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की? नोटिस करो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन।
एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फार अवे पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, पहला डिफरेंस तो ये आ रहा है। और दूसरा डिफरेंस यहाँ 4 का टर्म है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में 2 का टर्म है। अगर मैं फार अवे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चलता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। फार अवे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चले जाओ आप, क्या डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? देखिएगा यहाँ पर जब आएंगे तो कौन सा चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, हम किसके ज्यादा नेगेटिव। पॉजिटिव। और जब आप प्लस और माइनस वाले सिस्टम से बहुत दूर निकल गए तो इसी सिस्टम को हम डाइपोल का नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो फिगर आपके सामने है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट है। अब मैंने इसको डिस्कस क्यों किया जानते हो? मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा था, कंपैरिजन इसका करना जा रहा था दो पॉजिटिव चार्जेस के साथ में। जब हमने इसी से इसके जस्ट पहले हमने दो पॉजिटिव चार्ज दिए और उसमें ये सारा डिस्कशन किया था कि यार चलो एक्स एक्सिस पर फार अवे चलते हैं, फार अवे ऑन द एक्स एक्सिस, और क्या रिजल्ट बनेगा। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो रिजल्ट बना था वो था 2kq डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ। जब वाई एक्सिस पर गए थे, वाई एक्सिस पे जब आप फार अवे चले गए थे तो आपका आंसर इसमें ऊपर की तरफ था। देखिएगा यहाँ एक्स एक्सिस डायरेक्शन है या वाई एक्सिस डायरेक्शन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना था? 2kq by y square। 2kq by y square। क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? मतलब एक्स एक्सिस वाली साइड में फार अवे और वाई एक्सिस वाली साइड में फार अवे, क्या रिजल्ट्स में डिफरेंस है? सिर्फ इस बात को छोड़ करके कि एक्स और वाई लिखा जा रहा है, वो कोई मतलब नहीं, वो डिस्टेंस ही बता रहे हैं आपको। आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पर बिल्कुल एक है। यस सर। क्या यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फार अवे ऑन द एक्स एक्सिस पर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फार अवे ऑन द वाई एक्सिस पर है? नो सर। इसका मतलब ऊपर वाले सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड फार अवे डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस आल्सो। मतलब फार अवे कौन से डायमेंशन में, एक्स डायमेंशन में कि वाई डायमेंशन में कि जेड डायमेंशन में या किसी और डायमेंशन में, उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गई कि एक्स एक्सिस पर फार अवे चलते हैं तो कुछ और आंसर है, वाई एक्सिस पे फार अवे चलते हैं तो कुछ और ही आंसर चल रहा है। और यही डाइपोल को डिफिकल्ट बना देता है कि डाइपोल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो उसके चारों तरफ एक जैसी नहीं है। डाइपोल का बिहेवियर एक्स डायमेंशन में कुछ और है, डाइपोल का बिहेवियर वाई डायमेंशन में कुछ और है। इस सिस्टम का बिहेवियर सभी डायरेक्शंस में एक जैसा है। ये सिस्टम जैसा बिहेव एक्स एक्सिस पे कर रहा था वैसा ही बिहेव वाई एक्सिस पे कर रहा है। अगर मैं इस सिस्टम से फार अवे, मान लो आपसे बोलूं कि इस सिस्टम से फार अवे 60 डिग्री के एंगल पे जा रहा हूं, किसी और डायमेंशन में चला गया मैं फार अवे, क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? क्या 4 वाला लिखे या 2 वाला लिखे? कुछ और ही आंसर आएगा। हाँ, मतलब फार अवे किधर की तरफ भाई, ये भी तो बताओ। इसमें अगर कह दे कि फार अवे, तो क्या फर्क पड़ता है कौन सी डायरेक्शन में हो। मान लो आप फार अवे r डिस्टेंस पे चले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड 2kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। मैसेज क्लियर है मेरा? नहीं क्लियर है अभी? पर जो ऊपर वाला में जब फार ये 60 डिग्री एंगल पे, पर जो डायरेक्शन बनेगी वो तो वाई एक्सिस वाले की तरह ही बनेगी ना? नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना होगा।
वो फाइंड आउट करना पड़ेगा अभी। वो हम अभी एक और डायरेक्शन के डायरेक्शन को वो एक और अभी करेंगे, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरलाइज फॉर्मूला करेंगे किसी जनरल पॉइंट पर। बट पहले लॉजिक तो पकड़ो यार, लॉजिक क्या है कि इसका मतलब सिस्टम ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज एंड सिस्टम ऑफ प्लस एंड प्लस चार्ज टोटली डिफरेंट सिस्टम्स हैं। सिमिलर चार्जेस के लिए फार अवे आप इनको सेंटर पे मान लो, प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस माइनस है तो ये काम नहीं कर सकते, और ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए नहीं है, ये कंसेप्ट कहीं भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, ओनली पॉजिटिव चार्ज, इसका रेडियस आर है, ये रेडियस ए है, और इससे एक्स डिस्टेंस पे गए जिसमें एक्स बहुत ज्यादा है इससे, फार अवे, क्या कर दे सेंटर पे पॉइंट ना, इस चार्ज को आप सेंटर पे मान लीजिए, चार्ज को सेंटर पे मान सकते हो, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय। इसके लिए मुझे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप ये सब चीजें डायरेक्ट यूज करो। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन में ट्विस्ट लाओ आप। इसी में अगर मैं सेंटर पर एक माइनस कैपिटल क्यू और रख देता हूं, प्लस कैपिटल क्यू डिस्क पर और माइनस कैपिटल क्यू सेंटर पे, और फिर मेरा क्वेश्चन आ जाए कि क्या आंसर आएगा, क्या लगा पाएंगे सेंटर कुछ डिफरेंट ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगाओगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिला करके हो जाएगा 0, और 0 रखेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, और कई लोगों का 0 आता भी है, उनके लिए एनटीए वाले -1 लेकर के बैठे हैं। इधर आप 0 का आंसर टिक करो, उधर वो -1 भेज रहे हैं गिफ्ट में। सर हाँ सर, ये डाउट था सर, जैसे मान लीजिए वहां पर प्लस क्यू की जगह +4Q होता तो फिर सेंटर पे ही मानते उसको। हाँ, तो मान लेंगे, अगर यहाँ +4Q और डिस्क पर Q हो और फार अवे है तो 5Q सेंटर पे मान लीजिए। सर हमें तो सिमिलर चार्जेस दिखनी है ना, सेम थोड़ी। सिमिलर हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कभी गलत नहीं होगा, बात मान लो। मतलब फिर अगर सिर्फ 2 चार्जेस का सिस्टम है और उसमें उनका मैग्नीट्यूड अलग है तो मान सकते हैं, अगर उनका साइन सिमिलर है पॉजिटिव। हाँ, तो भी मान सकते हो, वो भी मान सकते हो। ये सर फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आ जाता है चेंज अपने हिसाब से। हाँ, बट ये आप बार बार करोगे, हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा काम कर रखा है, और ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, दुनिया कोई किताब नहीं बताएगी, मेरा ओपन चैलेंज है, ये कोई नहीं बताता है कि फार अवे में अपोजिट चार्ज का सिस्टम और सिमिलर चार्ज के सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, और इसी अलग होने की वजह से हम डाइपोल को अलग से पढ़ते भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल एक चैप्टर है। सर अगर हम लोग ये सेंटर ऑफ चार्ज वाला फार अवे के लिए यूज करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो मतलब आंसर्स में कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, जेई का पेपर आप देने जा रहे हो, उसमें ऑब्जेक्टिव आना है सारा, और सब्जेक्टिव में इंटीजर आना है, तो वो आपका मेथड थोड़ी देख रहे हो, और तरीका बिल्कुल सही है भाई, आप ट्रस्ट करिए। मतलब ये कोई हम लोग तुक्केबाजी नहीं करते, जो भी तरीका आपको बोल रहा हूँ वो 100% प्रूव्ड है। मतलब आगे बढ़ते हैं, एक अभी डिस्कशन चल रहा था उसी पर है। ये जो -Q चार्ज है और ये जो +Q चार्ज, अभी जो हम चल रहा था क्वेश्चन, और ये A,0 और ये -A,0, इसका ग्राफ भी तो प्लॉट करो, कैसा ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में। सेम लॉजिक, x = a और x = -a। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट रखनी है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां चार्ज, जिस जगह पे चार्ज है उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। प्लस या माइनस डायरेक्शन देखना पड़ेगा। +A के राइट हैंड साइड पर क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? A,0 के राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +∞, राइट, तो ये +∞, ये +∞, और A,0 की लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन -∞, लेफ्ट, -∞।
तो प्लस ए के राइट साइड प्लस इन्फिनिटी और वहां से 0 तक चले जाएगी। अच्छा, माइनस ए की भी एक बार बात कर लेते हैं। माइनस ए के राइट और माइनस ए की लेफ्ट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देना। माइनस क्यू वाले के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर क्या डायरेक्शन होगी? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ जाना है, टुवर्ड्स नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स नेगेटिव। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेगेटिव चार्ज की तरफ, और यहां पर भी टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब माइनस इनफाइनाइट जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, प्लस इनफाइनाइट जाएगा। मतलब कि माइनस ए के राइट साइड पर माइनस इन्फिनिटी और माइनस ए की लेफ्ट साइड पर प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस ए के राइट साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी और इसकी लेफ्ट साइड पर प्लस इन्फिनिटी, और यहां माइनस इन्फिनिटी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहीं नहीं आएगी, क्योंकि बिटवीन प्लस एंड माइनस क्यू, बिटवीन प्लस एंड माइनस क्यू किसी भी पॉइंट पर चले जाइए आप, क्या इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स ऐड नहीं हो जाएंगे? यस सर, सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। यस सर, सेम डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अवे फ्रॉम पॉजिटिव और टुवर्ड्स नेगेटिव, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, ये तो सेम डायरेक्शंस में होंगे। जिस डायरेक्शन में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैंसिल होंगे ही नहीं कभी, 0 आंसर आएगा नहीं, और वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में कभी भी 0 नहीं हो पाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट एंड ऑलवेज नेगेटिव, नेवर 0, इस टाइप का ग्राफ। ओरिजिन से नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू से जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच कहीं 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स सेम डायरेक्शंस में है। वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन कैन नॉट गिव 0 वैल्यू। -2 बाई ए स्क्वायर से जाए। हाँ, वो जो भी आंसर आएगा। तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसा है। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। ओके जी, एक छोटा कंसेप्ट और बचा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखें जरा उसके बारे में। सर तो वो जो मिनिमम पॉइंट है माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, वो कैसे निकालेंगे? अबे वो ओरिजिन है भाई, ओरिजिन सिमेट्रिकल ग्राफ है। इन दोनों का मिड पॉइंट 0,0। नहीं सर, वो कह रहा है कि वो जो कर्व ग्राफ वो वाई एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वो कैसे निकालेंगे? अरे तो ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ना। ओरिजिन पर इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस माइनस k/a² इसकी वजह से और k/a² इसकी वजह से, ये 2k/a² है माइनस में। यस सर। अरे माइनस तो है ही है। देखिए, इसमें टाइम देना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो गलती मत करना जो आपने 11th में कर दी है, क्योंकि ये एक्सक्यूज लगाना कि भाई मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी और ये सबके लिए सेम कंडीशंस हैं, आप ही के लिए नहीं है। और इन्हीं कंडीशंस में आप ही के जैसे सभी जो बच्चे हैं उन्हीं के बीच में कंपटीशन भी होना है। तो एक्सक्यूज कोई सुनेगा नहीं, और ये खास तौर पे जो आप जिस गवर्नमेंट में हो वो तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो जो भी पढ़ रहे हैं फुल एंड फाइनल करना है, चाहे ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, इसको घर जाकर, मतलब घर पे तो हो ही, आई मीन अच्छा है आपका ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है इस टाइम पर, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सर अच्छा, हाँ सर, बुक में लिखा था कि कभी भी डायरेक्शन फॉर्मूले में प्लस माइनस से नहीं देखना, हमेशा अलग से देखना। मतलब एक्चुअली जो फॉर्मूले होते हैं वो मैग्नीट्यूड को बताने के लिए दिए जाते हैं, डायरेक्शन आपके ब्रेन पे छोड़ दिया जाता है कि आप अपने ब्रेन से खुद चेक कर लेना, ये कहा जाता है ना। यही कहा गया होगा कि आप डायरेक्शन ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लेना। यस सर, अलग से देखना, फॉर्मूले में प्लस माइनस से मत जज करना। सर ये तो हर चीज के लिए होता है मैकेनिक्स में। हाँ, तो लेकिन जब ग्राफ बनाने की बात आती है तो डायरेक्शन देखना पड़ता है, क्योंकि
ग्राफ के अंदर जो वैल्यूज है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस होती है। यस सर। चलिए एनीवे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें ना एक जो पहला डेफिनेशन है वो कहता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? इसको नॉर्मली कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी। तो होता क्या है, ये कंसेप्ट कहता है हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके अंदर कई सारे चार्जेस, एक प्लस चार्ज मान लिया Q1, एक माइनस चार्ज मान लिया Q2, एक और प्लस चार्ज मान लिया Q3 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ चार्ज मोर देन 1 होने चाहिए, बस एक से ज्यादा। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q1 की पोजीशन वेक्टर R1 है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन वेक्टर R2 है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q3 की पोजीशन वेक्टर R3 है। R1, R2, R3। डेफिनेशन कहती है प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय इसकी पोजीशन वेक्टर माइनस Q2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी पोजीशन वेक्टर एंड प्लस Q3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी पोजीशन वेक्टर। दिस टर्म इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट ऑफ द एंटायर सिस्टम। ये हमारी सिर्फ एक डेफिनेशन है, तो इसमें इफ बट कुछ नहीं आएगा आपका कि क्यों, बिकॉज इस तरीके से डिफाइन किया जाता है फिजिक्स के अंदर। तो डेफिनेशंस में हम क्वेश्चनिंग नहीं करते, क्योंकि हमें जब कोई चीज समझानी होती है तो हमें कुछ डेफिनेशंस बनानी पड़ती है। तो हमने डाइपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन तैयार की, और वो डेफिनेशन ये कह दी कि इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोजीशन वेक्टर, मतलब कि सिग्मा समेशन ऑफ QIth एंड RIth, सिंपल वे में, जिसमें चार्ज को विद साइन रखा गया है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव, माइनस चार्ज भी रखा है, प्लस चार्ज भी रखा है। ये डाइपोल मोमेंट की जो कि एक्चुअल डेफिनेशन है। और डाइपोल मोमेंट रोटेशनल मैकेनिक्स के एंगुलर मोमेंटम की तरीके से रिलेटिव टू सम पॉइंट डिफाइंड होता है, जैसे रिलेटिव टू द पॉइंट O। मतलब डाइपोल मोमेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में नहीं है, डिपेंड करता है कि आप डाइपोल मोमेंट कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो। क्योंकि अगर हम पॉइंट O की बजाय किसी और पॉइंट पे चले जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर्स बदल जाएंगे, और पोजीशन वेक्टर बदलते हैं तो मोमेंट, डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। ठीक है, आपके लिए ये बिल्कुल नई डेफिनेशन होगी 100%। सर केमिस्ट्री में एक बार बस वही Q into D देखा है और कुछ केमिस्ट्री में देखा है नहीं, तो आ रहे केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं आपके, ऐसा कुछ नहीं है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ी लड़ाई हमेशा चलती है, मतलब वो सिर्फ यहाँ ही नहीं चलती, वो थर्मोडायनेमिक्स से लेकर के और मतलब कई सारे चैप्टर्स में जिनमें हमारे और उनके बीच में है। सर इसमें भी जहाँ तक नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। हाँ, वो पता नहीं क्यों है, मतलब या तो वो उल्टे हैं या हम लोग उल्टे हैं, अब भगवान जाने कौन सही है। नहीं सर, वो एक्सेप्शन है। कौन? केमिस्ट्री वाले। एक मिनट रुको पहले यार, इसको कैमरे को थोड़ा सा फोकस करने दो। हाँ, एक्सेप्शन नहीं है। देखिए ये हमारी एक्चुअल डेफिनेशन है। अब आते हैं जरा हम एक स्पेशल केस के ऊपर, और हमारा स्पेशल केस ये कहता है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, प्लस Q माइनस Q। बड़ा प्यारा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज, दो ही चार्ज, दो चार्जेस की कहानी है ये। ठीक है, और हमारी थ्योरी कहती है कि भाई ये वेक्टर R1 और ये वेक्टर R2, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने फिजिक्स में डेफिनेशंस में हमारे पास रूल्स हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज प्लस ऑफ कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाय R1 एंड माइनस ऑफ कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाय R2। हम लोग तो जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, उसके बाद हम लोग पीछे नहीं हटते। जो बोलना है एक बार में बोलेंगे कि यही है, और कभी ऐसा नहीं होगा कि हम पलट के ये कह दें कि नहीं यार इस बार अब ऐसा नहीं करेंगे। प्लस Q कॉमन लेते हैं ना, हमारे पास बचेगा R1
माइनस R2। और जितने लोगों को वेक्टर्स पढ़ा होगा उनको याद दिलाऊं, अगर मैं माइनस Q से प्लस Q की तरफ एक वेक्टर बनाऊं और वेक्टर्स का ट्रायंगल और फॉलो किया जाए, ये R1 है, ये R2 है और ये कोई वेक्टर है, तो शायद ये वेक्टर R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। चलो इसको L से डिनोट कर दें, इसको L मान लेते हैं। तो जो R1 माइनस R2 है उसको L वेक्टर कर लेते हैं, एंड देयरफॉर इट इज कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाई L वेक्टर कैपिटल P। और ये हमारे लिए डायपोल मोमेंट की वो डेफिनेशन है जिससे आप फेमिलियर हो। दैट डायपोल मोमेंट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय देयर डिस्टेंस। चार्ज Q into the distance between the two charges is the dipole moment, Q into L। यही पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, हमारे फिजिक्स में जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की वो कहाँ जा रही है? L वेक्टर। और L वेक्टर कौन से डायरेक्शन में चल रहा है देखिएगा, फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। यानी हमारे लिए डायपोल मोमेंट माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ है, फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। और शायद यहां पर भी हम लोग केमिस्ट्री से डिफर करते हैं, वो ये कहते हैं कि डायपोल मोमेंट प्लस Q से माइनस Q की तरफ होता है। बट उसके पीछे रीजन मुझे नहीं पता यार, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्लस Q से माइनस Q क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई केमिस्ट्री का रीजन हो। हम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से कह रहे हैं कि डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस between the two charges Q into L। और अब एक बात बताओ, क्या अब डायपोल मोमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने R1 और R2 किसके रिस्पेक्ट में लिए थे? नो सर। नो सर। अगर मैं यहाँ कहीं पर O पॉइंट चूज करता, ये मेरा R1 होता, ये मेरा R2 होता, तो भी R1 माइनस R2 तो L वेक्टर ही आएगा। यस सर। यस सर। यानी कि नाउ डायपोल सर मोमेंट बिल्कुल कपल जैसा हो जाता है फिर ये। हाँ जी, राइट राइट राइट। नाउ डायपोल मोमेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन जाती है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप उसको किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो। जब किसी सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो होगा, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज जीरो, डायपोल मोमेंट उसकी इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो जाती है। आप किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर टोटल चार्ज सिस्टम का जीरो नहीं है तो डायपोल मोमेंट इस बात पर डिपेंड कर जाता है कि फिर आप उसको कैलकुलेट कहां पे कर रहे हो, किस पॉइंट के रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हो। सो ये ध्यान रखना है, डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज चार्ज इनटू द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इन आवर फिजिक्स इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम अपने फिजिक्स में यूज करेंगे। और वैसे डायपोल मोमेंट की जनरलाइज डेफिनेशन ये वाली है, समेशन ऑफ QIth इनटू RIth। सर बस बच्चा एक खत्म कर लें क्योंकि टॉपिक। हाँ पूछो, अच्छा पूछ लो। सर जैसे स्पेशल केस में 3-4 चार्जेस हो जो सिस्टम का नेट चार्ज जीरो कर रहे हो, तो तब ये लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैं जैसे देखिए, आप मेरे ख्याल से जो अमोनिया होता है, या देखिए डायपोल एक्चुअल में एटॉमिक लेवल की चीज है, मतलब ये रियल लाइफ में नहीं होते, एटॉमिक लेवल पे ही होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल का सिमिलरिटी दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से जो NH3 होता है उसका कुछ इस टाइप से बॉन्ड दिखाया जाता है। यस सर, यही होता है। ऐसा कुछ करके एंगल वेंगल होता है उसमें कोई ना, बॉन्ड एंगल। और N के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, और H के ऊपर एक डेल्टा प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसमें बोलते हैं। यस सर। डायपोल का रीजन वही है, कोवेलेंट बॉन्ड जब बने और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाता है तो वहीं पर डायपोल पैदा हो जाते हैं। एनीवे, क्या इस सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो नहीं है? लेकिन अब इसको जरा फिजिक्स के न्यूमेरिकल में लाओ। सपोज दैट ये x एक्सिस, ये y एक्सिस मान लेते हैं। मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही लेने दे रहा। हमने कहा सेंटर पे प्लस 3q चार्ज है, यहां पर माइनस q चार्ज है, राइट साइड पर माइनस q चार्ज है, और एक ऊपर माइनस q चार्ज है।
ये सब a डिस्टेंस पे है, ये a, ये भी a और ये भी a, सब a डिस्टेंस पे है। बताइए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? हो सकता है कोई ऐसा एटम होता होगा जिसका बॉन्ड एंगल 90-90 बनता हो, क्या पता है? कौन जानता है केमिस्ट्री में होते हैं कि नहीं होते हैं, पता नहीं कौन कौन से बॉन्ड एंगल बनते हैं, बॉन्ड लेंथ बनती है। नाम के बॉन्ड है, वैसे कोई बॉन्ड नहीं है। देखो जी, लगाओ इस कंसेप्ट को। सर 2aq सर QA आएगा नीचे की तरफ। सेंटर को ओरिजिन, मतलब ओरिजिन को मानिए रेफरेंस, चेक करते जाओ। इस सिस्टम को लगा रहे, डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू 3q, क्या पोजीशन वेक्टर है उसकी? 3q मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर। 3q ओरिजिन पे ही है जी। क्या लिखें उसमें, कौन सा वेक्टर मल्टीप्लाई कर दे? 0 ठीक। फिर आइए, जो ये वाला -q चार्ज है, तो -q इंटू क्या पोजीशन वेक्टर है इसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? +a ए आई कैप। फिर ये वाला -q जो y एक्सिस पर है, उसकी पोजीशन वेक्टर aj -q aj कैप। और फिर एक तीसरा वाला -q जो लेफ्ट साइड है, तो -q into -a आएगा, -q into ai कैप। ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली, ये प्लस हो जाएगा यार, यस Q आएगी नीचे की तरफ। क्योंकि एक चार्ज माइनस में है और एक इसकी पोजीशन वेक्टर माइनस में है। पूरा आंसर क्या बना? aq हो गया खत्म, यही काम करना था। ऐसे ही निकालते हैं डाइपोल डायरेक्शन मोमेंट। ऊपर की तरफ, अपने आ तो यार डायरेक्शन, नीचे की तरफ है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगा भाई इसमें। जी सर, -j क्या वो Q की तरह भी तो ट्रीट कर सकते हैं। तो +3q को 3q की तरह भी तो ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हो कि 3 डाइपोल्स मान लिए जाए इसको अलग अलग। सर भी एक तरीका। सर अगर जैसे देखो सुनो, वो काम जैसे अभी तुमने किया ना, वो काम तो जहां पर टोटल चार्ज 0 है वहां तो चल जाएगा, लेकिन जहां टोटल चार्ज 0 नहीं है वहां पर क्या करोगे? वहां पर आपको जाना इसी मेथड पे पड़ेगा। यस। सर वही मैं भी, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कोई अगर नेट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें तो ये वाले तरीके को होता नहीं है यार एक्चुअली, नहीं हो, देखिए होता नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि डाइपोल केमिस्ट्री की चीज है, तो केमिस्ट्री में क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो और उसमें एडिशनल चार्ज आ रहा हो कहीं? नहीं सर, मेरे ख्याल से कंपाउंड या मॉलिक्यूल पूरा पूरा तो न्यूट्रल होता है शायद, मेरे यस ख्याल न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो। यस सर। तो डाइपोल प्रैक्टिकल लेवल पर जो होते हैं ना, वो न्यूट्रल बॉडीज ही होती हैं। इसीलिए एनसीईआरटी की डेफिनेशन में डाइपोल जब पढ़ने जाओगे तो वो कहते हैं इट इज अ न्यूट्रल सिस्टम, और वो सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एडवांस फिजिक्स में थोड़ी सी डाइपोल मोमेंट को ऐसे बोल दिया गया। सर पर जब लोन पेयर होता तभी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती, तो लोन पेयर को चार्ज नहीं मानते मुझे। लोन पेयर भैया देखो, उतना केमिस्ट्री ना हमने अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा था ना आप पढ़ रहे हैं, समझे? हमको मेरी केमिस्ट्री बड़ी खराब थी। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, दो एग्जाम से पहले खाली मॉडल पेपर लगा लगा के तो पास हुए थे, जिसको आज की डेट में PYQ नहीं बोलते हो, तो यही काम करके तो हम एग्जैक्ट केमिस्ट्री में पास हुए थे बस। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मेरी याददाश्त है, और ये कहती है कि जो पता नहीं, इनको शायद पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में डालते हैं, ऐसा बोलते हैं। यस सर, मतलब दो एटम्स पे पोल डेवलप हो जाते हैं। तो यार लोन पेयर वाले तो नहीं होते शायद इसमें। सर एक चीज बता दीजिए, जैसे अगर CH3 पॉजिटिव आयन है तो फिर उसमें डाइपोल मोमेंट के लिए फिर कोई पोजीशन कौन सा CH3 पॉजिटिव? अबे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला कंसेप्ट होता है क्या, कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है? सर यहाँ तो H के ना होने की वजह से चार्ज आया मेरे, हाँ देखिए, डाइपोल नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होते हैं भैया। मेरे को थोड़ा जाके केमिस्ट्री पढ़ लो यार, क्यों? हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है कि कैसे होता है, हमारे लिए मतलब सिर्फ ये है कि डाइपोल ये होता है, बात खत्म हो गई। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। सर इसका मतलब कोई फिजिक्स में कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, जैसे केमिस्ट्री में तो होता है सर, पोल डेवलप हो जाते हैं। फिजिक्स में कोई मतलब नहीं होता। फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट डिफाइन इसलिए कर दिया गया है कि आगे जा करके हम
जो भी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट बता देंगे। ओके हम इसलिए बार बार इसको पढ़ा रहे हैं और हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम इसको अब ये कह दो कि इसको डाइपोल मूवमेंट क्यों कह रहे हो। एक्चुअली मूवमेंट वर्ड फिजिक्स में वहां लगा दिया जाता है जब डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाता है तो मूवमेंट लगा देते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं। हाँ, मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ डाइपोल। तो मूवमेंट फिजिक्स में वर्ड बार बार लग जाता है जहां डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं हुआ कि मूवमेंट आ गया। ये डिक्शनरी का वर्ड है, क्या करोगे इसको जान करके। यस सर। चलिए तो इतना ही रखते हैं यार, अभी आज का टाइम छोटा ही है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।